सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन एकदम फाड़ू चल रही होगी। बच्चों, आप अपन ने काफ़ी ब्रेक ले लिया था बीच में, तो अब हम वापस से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अपना फिज़िक्स कोर्स वापस से आगे बढ़ाएंगे। ज़िंदगी में सबको मोटिवेशन चाहिए होता है कुछ ना कुछ करने के लिए। हम कभी रुक जाते हैं, फिर हमें काफ़ी देर बाद ध्यान आता है कि हमें करना चाहिए। तो यही सेम चीज़ बेटा सबके साथ होती है, तुम्हारे साथ होती है, मेरे साथ होती है। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर कभी तुम लोग क्या करते हो, स्किप कर देते हो चीज़ों को, फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है कि यार उस समय अपन ने अगर पढ़ लिया होता तो काफ़ी ज़्यादा अभी तक हमारा कोर्स होता है। जैसा मुझे रिग्रेट हो रहा है कि अगर बीच में मैं अपना चैनल को कंटिन्यू रखता तो धीरे धीरे मेरे जो व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये भी बढ़ते, मेरा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है कि नहीं। तो लेट्स देख भाई, देर आए दुरुस्त आए। तो बेटा अपन लास्ट टॉपिक हमने जहाँ छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लास्ट टॉपिक में पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर यानी कि हम वेक्टर को एक्स वाई और जेड एक्सिस में तोड़ने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ हमने पढ़ा था 2D रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को 2 डायमेंशन में हमने तोड़ना सीखा। 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। बेटा यहाँ पर हम वेक्टर को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। वी विल रिप्रेजेंट द वेक्टर इन 3D। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले बच्चों मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूँ। ठीक है, लेट्स मेक अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब मैं इस क्यूबॉइड के अंदर एक वेक्टर बनाता हूँ कुछ इस तरीके से। दिस इज़ माई वेक्टर ए। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ ए वेक्टर। अब तुम देख रहे हो बेटा, ये जो ए वेक्टर है दिस इज़ द डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड। अगर इस क्यूबॉइड को तुम एक रूम की तरह ट्रीट करो तो ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है ये इस रूम का डायगोनल है और इसकी डायरेक्शन मैंने टेल टू हेड से दिखा रखी है। अब इस वेक्टर को बेटा मेरे को कॉम्पोनेंट्स फॉर्म में तोड़ना है और वो कॉम्पोनेंट्स जो होने चाहिए वो आपस में, पहली चीज़, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ मेंट बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि भाई जो भी कंपोनेंट्स में मैं इन वेक्टर्स को ब्रेक करूंगा उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और ऐसे कंपोनेंट्स को अपन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसे कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करना। तो बेटा अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो एक तो मैं डायरेक्ट डायगोनली जा सकता हूँ, या बच्चों मैं कुछ ऐसा रास्ता चुनता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस में जाऊँगा। सो दिस इज़ माई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। फिर यहाँ से मैं वाई एक्सिस की तरफ जाऊँगा। दिस इज़ माई वाई एक्सिस। और फिर यहाँ से मैं ऐसे बाहर की तरफ आऊँगा, दैट इज़ जेड एक्सिस। और ये जो वेक्टर मैंने बनाया सबसे पहला वाला, लेट्स से दिस इज ए एक्स वेक्टर। ये जो मैंने वेक्टर बनाया लेट्स से दिस इज ए वाई वेक्टर। और ये जो मैंने वेक्टर बनाया दिस इज ए जेड वेक्टर। तो बच्चों क्या यहाँ पर तुम देख पा रहे हो, फ्रॉम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो ए वेक्टर है इट इज़ नथिंग बट ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, है कि नहीं बेटा। फिर मैंने बोला था कि आप x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में और z की डायरेक्शन में एक एक यूनिट वेक्टर बना दीजिए। तो x की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम अपन आई कैप बोलते हैं, y की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम जे कैप बोलते हैं, और z की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम के कैप बोलते हैं। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर एज यू कैन सी, मैं इस ए एक्स वेक्टर को, क्या ए एक्स दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए एक्स, आई कैप लिख सकता हूँ। इस ए वाई वेक्टर को ध्यान से देखो, वाई की इसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस में है तो मैं इसे ए वाई जे कैप लिख सकता हूँ। और उसी तरीके से ए जेड वेक्टर को मैं ए जेड के कैप लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने तीनों वेक्टर्स को आई जे के की फॉर्म में लिख दिया। फिर यहाँ से जो मेरा ए वेक्टर आएगा दैट विल बी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होने वाला है।
जहाँ पर ये जो ax है, ये जो ay है और ये जो az है, these are called x component of vector, ay कहलाएगा y component of vector और az कहलाएगा z component of vector। और बच्चों ये कैसे component है? They are rectangular component of vector। ये कैसे component है? This is rectangular component of vector। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने किसी वेक्टर को 3 डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। ठीक, फिर बेटा जैसा हमने 2D में करा था, हमने वेक्टर को जैसे ही कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उसके बाद हम उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर मैं तुम्हें किसी वेक्टर को ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप की फॉर्म में दूं और तुमसे पूछूंगी इसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, तो वो तुम कैसे निकालोगे? तो लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो फिर से भाई मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूँ, सो दिस इज माय क्यूबॉइड। और इस क्यूबॉइड में बच्चों दिस इज माय ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं इसके कंपोनेंट्स लिखता हूँ। इतनी जो लेंथ थी ये वाली, जस्ट आई एम राइटिंग लेंथ, दिस इज ax। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा था दैट इज़ az, पर ये इसके बराबर भी है नीचे वाले के। तो बच्चों दिस विल ऑल्सो बी az। ठीक है, और ay कैसे लिखेंगे? ay we will write like this was ay, this length was ay। भले ही वो उस डायग्राम में ये वाली लेंथ थी, बट ये लेंथ बोलो या ये लेंथ बोलो, बात एक ही है, बिकॉज दे आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमारा जो टास्क है वो इस ए वेक्टर की लेंथ निकालना है। ठीक है, दिस जो रेड कलर से मैंने वेक्टर बनाया, इसकी लेंथ निकालना है इन टर्म्स ऑफ ax ay एंड az। बेग ऑफ पार्डन, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ay। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहला मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन ऐसी खींचता हूँ, दिस, ध्यान से देखना। तो जो मेरा ये वाला फेस बना है बच्चों, ये वाला फेस बना है, दिस फेस एज यू कैन सी, इस फेज में क्या तुम्हें एक, कैन यू सी अ राइट एंगल ट्राइंगल इन देयर? सो दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये वाला है, और मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से दिस a डैश। तो यहाँ पर बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो आई कैन यूज़ अ पाइथागोरस थ्योरम एंड कैन राइट a डैश स्क्वायर इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, एंड लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो ax लाइन है और ये जो a डैश है, आर दे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तुम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, ये डायग्राम में थोड़ा आपको दिखेगा नहीं, बट एक बात सोचो, ये जो लाइन है ये ax और ये जो वर्टिकल लाइन है, आर दीज टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर? बिल्कुल सही। और बेटा ये पूरा जो फेस है ना, ये पूरा जो फेस है, ये जो फेस है, ये फेस पूरा इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस ax लाइन के फील करो। ये जो अगर ax लाइन है तो ये सामने वाली जो दीवार है उसके परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल। यानी कि इस दीवार में मैं जो भी लाइन बनाऊंगा, कैसी भी अगर मैं लाइन बनाऊँ इस दीवार में, तो इस ax से परपेंडिकुलर ही होने वाली है। ठीक है, तुम इसको अपने रूम पर ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक, तो यानी कि ये a डैश वेक्टर जो है ये ax वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थोड़ा तिरछे में होगा बट परपेंडिकुलर होगा। तो क्या मुझे यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया? यहाँ पर दिस इज़ द परपेंडिकुलर एंड दिस थिंग इज़ द हाइपोटेनियस। तो बच्चों इसी चीज़ का यूज़ करते हुए मैं लिख सकता हूँ कि जो a का स्क्वायर है, यानी कि जिस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है उसका स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर, दैट इज़ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि है a डैश स्क्वायर। अब बच्चों इक्वेशन 1 से a डैश की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमें मिलता है a स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों मुझे मिला a इक्वल टू रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर।
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। ठीक है, क्या है बच्चों? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर मैं ए को तुम्हें कंपोनेंट फॉर्म में दूं और उसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोलूं तो यू कैन फाइंड इट लाइक दिस वे। बहुत इजी सा फॉर्मूला है। अब बच्चों बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए की। अब अपन बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। बेटा 2D में अपन डायरेक्शन कैसे बता रहे थे? सपोज मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, और ये ए वेक्टर सपोज ये थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, तो इसकी डायरेक्शन मैं फाइंड कर रहा था यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो दिस विल बी माई ए एक्स एंड दिस विल बी ए वाई। तो यहाँ से मैं लिख पा रहा था बच्चों tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, ये मेरी डायरेक्शन आ जा रही थी। अगर मैं ये डायरेक्शन निकालूँ वाई एक्सिस से निकालूँ तो देन दिस इज़ ए एक्स एंड ए वाई, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ज़रा देखो व्हाट इज़ tan फाई। tan फाई इज़ परपेंडिकुलर दैट इज़ ए एक्स अपॉन ए वाई। तो इस तरीके से बेटा मैं कोई भी एक एंगल निकाल सकता हूँ, दूसरा एंगल मेरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने थीटा निकाला तो फाई हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और अगर मैंने फाई निकाला तो मेरा थीटा हो जाएगा 90 माइनस फाई। तो मैं एक एंगल निकाल लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। बट बच्चों जब हम 3D की बात करते हैं, एज यू कैन सी हियर, 3D में तुम्हें एक एंगल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, 3D में तुम्हें कोई भी दो एंगल फाइंड करने होंगे। तो बेटा इस पूरे डायग्राम को मैं एक बार प्रॉपरली बना दूं तो ये जो मेरी थी ना, दिस वॉज एक्स एक्सिस। बेटा ये जो मैंने बनाई थी दिस वॉज वाई एक्सिस, और ये जो बाहर की तरफ आई थी दिस वॉज जेड एक्सिस। ठीक है, अब ये जो वेक्टर जो ए है ये एक्स एक्सिस से सपोज अल्फा एंगल बनाता है, ये वाई एक्सिस से सपोज बीटा एंगल बनाता है, और ये जेड एक्सिस से सपोज गामा एंगल बनाता है। तो बेटा ये जो ए की डायरेक्शन है दिस विल बी गिवन बाय दिस अल्फा बीटास एंड गामास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा इस डायग्राम में कॉस अल्फा लिख के बताओ। इस डायग्राम में व्हाट इज़ कॉस अल्फा? बेटा अगर तुम ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो, लेट्स सी दिस, अगर तुम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हो, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल यहाँ परपेंडिकुलर है। तो बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं कॉस अल्फा लिखूँ देन आई विल राइट बेस दैट इज़ ए एक्स अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज़ ए। तो बेटा यहाँ से मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूँ क्या? कॉस अल्फा कैन बी रिटन एज ए एक्स अपॉन ए। इसी प्रकार बेटा कॉस बीटा, अब बीटा बना रहा है वाई एक्सिस से एंगल, बीटा बना रहा है वाई एक्सिस से एंगल, है कि नहीं ये वाला। सो कॉस बीटा कैन बी रिटन एज ए वाई अपॉन ए, और सिमिलरली कॉस गामा कैन बी रिटन एज ए जेड अपॉन ए। तो बेटा इस तरीके से मैंने इस वेक्टर के जो एंगल है एक्स वाई जेड एक्सिस से वो तुम्हें बता दिए इन द फॉर्म ऑफ कोसाइंस। ठीक है, अब क्योंकि ये जो अल्फा बीटा गामा विथ कॉस ये तुम्हें डायरेक्शन बता रहे हैं और तुमने कोसाइन का यूज़ किया है, देयरफॉर these cos alpha, cos beta and cos gamma are called directional cosines। क्या बोलते हैं इन्हें? डायरेक्शनल कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि तुम्हें इनमें से सिर्फ दो ही चाहिए होते हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब वो अपन देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम एक बहुत फेमस आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे। वो आइडेंटिटी है कि ये जो डायरेक्शनल कोसाइंस के स्क्वायर का सम होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो यहाँ से तुम देख रहे हो अगर तुम्हें कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा पता है तो इस इक्वेशन की मदद से यू कैन ईजिली फाइंड कॉस स्क्वायर गामा, है कि नहीं। अब बेटा इस आइडेंटिटी को ज़रा एक बार प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एज वी कैन सी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कैन बी रिटन एज, बेटा cos अल्फा की वैल्यू है ए एक्स अपॉन ए, सो आई विल राइट हेयर ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए वाई ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। cos स्क्वायर बीटा को लिखूंगा ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और उसी तरीके से cos स्क्वायर गामा को लिखूंगा ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों I can write this equation in this way, ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखो कि ax स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर तो ए स्क्वायर के ही बराबर है,
तो इन न्यूमरेटर मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर और नीचे भी ए स्क्वायर एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से बच्चों हमने प्रूफ कर लिया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क यहाँ पर है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हें फाइंड करना, बहुत ईजी सा टास्क है ना, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक, तो बेटा इस लेक्चर में अपन ने क्या सीखा, इस लेक्चर में हमने सीखा कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट को कैसे लिखा जाता है इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शंस किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है बच्चों, अब बेटा कुछ बेसिक से सवाल यहाँ पर देखते हैं। बेटा अगर कोई वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरीके से दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, और तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल कोसाइंस। तो बेटा तुम सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे। योर मैग्नीट्यूड विल बी मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 प्लस 1 यानी कि √21। ठीक है, और इसके डायरेक्शनल कोसाइंस कैसे आएंगे, कॉस अल्फ़ा विल बी ए एक्स दैट इज़ 2 अपॉन √21, कॉस बीटा ए वाई 4 अपॉन √21, और कॉस गामा बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखना, दिस इज़ -1, तो यहाँ पे तुम्हें -1 लिखना है अपॉन √21। अब बेटा माइनस क्या बता रहा है कि कॉस गामा की वैल्यू नेगेटिव है, और बच्चों कॉस गामा की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आती है, इट शुड बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि ये जो एंगल है ये 90 और 180 के बीच का होने वाला है। ठीक है, ये हमें ये माइनस साइन बता रहा है, और यहाँ पर जो एंगल्स हैं दैट शुड बी लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा इस तरीके से हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन निकाले। तो बेटा कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, यू हैव टू जस्ट सी कि किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये आगे चल के बहुत यूज़ होगा तुम्हारा, और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। बेटा डायरेक्शन वाला पार्ट भले ही उतना यूज़ ना हो, बट दिस मैग्नीट्यूड वाला पार्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें इसको एकदम फॉर्मूले को दिमाग में रट लेना है कि नहीं, समझ के रटना है कि तुम्हें पहले समझो कि कंपोनेंट कहते किसे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसे कहते हैं। बेटा ये वीडियो तभी आपको समझ आएगी जब आप इसके लास्ट वाली वीडियो देखेंगे, इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे, जहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स को समझाया है कि एक्चुअली उन्हें बोला क्या जाता है, उन्हें लिखा कैसे जाता है, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस कंपोनेंट्स को 3D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, लास्ट लेक्चर में मैंने उन्हें 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, उसी का बस एक्सटेंडेड पार्ट ये वाला लेक्चर है। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ।